सिलेबस कहता है इनैक्टमेंट्स वेरियस पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है ना, वो कौन कौन सी पॉलिसीज बना रही है टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ एग्रेरियन सोसाइटी। ठीक है, एग्रेरियन सोसाइटी के लिए क्या क्या कर रही है, और उसी तरीके से यहाँ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो इसमें दो चीजें रहेंगी, जैसे जो शेड्यूल ट्राइब है और शेड्यूल कास्ट है, इनके लिए क्या पॉलिसीज बनाई जा रही है। इसके अलावा देखो, इसके बाद क्या क्या कहते हैं, ट्राइबल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। तो हिमाचल में ट्राइबल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या हो रहा है, ट्राइबल सब प्लान सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन इन हिमाचल प्रदेश। तो ट्राइबल के एस्पेक्ट्स में ये सारे क्वेश्चन हैं जो अभी तक पूछे गए हैं, या ये सब सिलेबस के अंदर रहेगा। तो ऑलरेडी इन चीजों पे प्रश्न पूछा जा सकता है। हम क्या प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 एरिया। देखो, अगर बड़ा क्वेश्चन पूछेंगे, 20 मार्कर पूछेंगे, तो वही जो ट्राइबल का पूरा एस्पेक्ट है वहां पर ये चीजें डिस्कस हो सकती है। तो पहले क्या है कि शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 इनके बीच में फर्क क्या है। दूसरी बात क्या है कि एन्यूमरेट ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी ट्राइब है, और फिर बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड, कौन कौन सी बॉडीज इनके लिए। देखो, अलग अलग शब्द है, कौन सी बॉडीज बनाई जा रही है। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, अलग से एक कमेटी, ये मतलब बॉडी है, ठीक है, जो देख रही है कि वेलफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है शेड्यूल ट्राइब्स। फिर उसके बाद पॉलिसी, ठीक है, सरकार है, अलग अलग पॉलिसीज। पहले होता है कि शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग से कौन सी पॉलिसीज रहेगी, स्कीम्स रहेगी, ठीक है, प्रोग्राम्स है, स्कीम्स है, और द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब, दोनों लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। ठीक है, इन एस्पेक्ट्स को हमने इस क्वेश्चन में एड्रेस करना है। तो सबसे पहली बात क्या होती है कि हिमाचल प्रदेश में पहला एक बेसिक, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम डिफरेंशिएशन लाने की कोशिश करें, देखो, फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल लाया क्यों गया। जब भी आप एक बड़ा आंसर लिखने की कोशिश कर रहे हो, तो पहले कुछ इंट्रोडक्शन में होना चाहिए, भाई एग्जैक्ट पहुंचना कहाँ है, फर्क क्या है दोनों में। तो अगर फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल आया क्यों है, जरूरत क्या है, देखो ट्राइबल्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत क्या है। अगर इस चीज को समझे तो है क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनको प्रोटेक्शन दी जा रही है, क्योंकि ये कल्चरली डिस्टिंक्टिव है, अलग है सबसे। इनका कल्चर, जो जीने का तरीका है, वो डिफरेंट रहेगा, और हाँ, इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। बट है ना, इसमें क्या क्या चीजें रहेंगी। अगर शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 दोनों की बात करो, आप प्रोटेक्शन दे रहे हो ट्राइबल्स को, किन किन एस्पेक्ट्स पे, एक वो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज है। अगर हम देखें कि जो लोग होते हैं, है ना, अगर हम नॉर्मली एक अमीर नॉर्मल जो तबका, शहरी तबका है, रिलेटिव टू ट्राइबल्स, तो वो गांव वालों के उसमें इकोनॉमिकली ट्राइबल्स उनसे डिसएडवांटेज। जैसे होता है ना, मनी लेंडर्स, मनी लेंडर्स कई जगह पर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, जाएंगे ट्राइबल एरिया में, सामान सस्ते में खरीद लेंगे, लोन दे देंगे लोगों को, और फिर वो, है ना, लोन में ही फंसा के, मतलब कि सिर्फ किस्त ही दे पाता है, इतने हाई प्राइसेस पे लोन दे देते हैं। तो ये एक्सप्लॉइटेशन, वो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज है। ताकि वो, अगर, है ना, क्यों इनको प्रोटेक्शन देने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो आइडेंटिटी है उनकी, ट्राइबल आइडेंटिटी, वो बचाई जा सके, ना उन पे कोई कोवर्जन हो, उनको दबाया जाए, ना ही उनका कोई एक्सप्लॉइटेशन किया जाए। इन एस्पेक्ट से हम ट्राइबल्स की डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी बना रहे हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्ट जिसे हम देखते हैं शेड्यूल ट्राइब का, किन किन कौन कौन से एरियाज में, देखो एक है नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज है, यहाँ पर ट्राइब ज्यादा इसे डिफरेंशिएशन, या फिर वो ज्यादा अपनी आइडेंटिटी से कनेक्टेड है, और मतलब ज्यादा, जिसे हम कहेंगे ना, कॉम्पैक्ट है वो। तो जैसे गारो खासी जयंतिया, 3 ट्राइब्स है, 3 पहाड़ है मेघालय के, उस पर तीनों ट्राइब्स रह रही है। तो इस तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब्स रहेंगी, उनको फिफ्थ शेड्यूल में डाला हुआ है। तो वहां पर फिफ्थ शेड्यूल एरियाज बनाए जा चुके हैं। जब फिफ्थ शेड्यूल एरिया की डेजिग्नेशन की बात करते हैं, है ना, और सिक्स शेड्यूल, सिक्स जनरली जो हम देखते हैं, ज्यादातर सिक्स शेड्यूल इंडिया में जो ज्यादातर रहेंगी स्टेट्स, जैसे हिमाचल प्रदेश है, सॉरी मैं उल्टा हो गया कि, हाँ, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है उसमें सिक्स्थ शेड्यूल है। ठीक है, बाकी जो जगह है फिफ्थ शेड्यूल है। थोड़ा सा इसमें मेरे मुंह से गलत निकल गया है, क्योंकि जो सिक्स शेड्यूल होता है, सिक्स शेड्यूल में प्रोटेक्शन ज्यादा होती है।
और डिस्टिंक्टिवनेस नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा, जो नॉर्थ ईस्ट के जो है वो 6th में आएंगे, और अदर देन नॉर्थ ईस्ट जो है, आउटसाइड नॉर्थ ईस्ट जो होंगे, जैसे हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश को 5th शेड्यूल के अंडर कंसिडर किया जाता है। तो ये एस्पेक्ट्स रहेंगे। तो 5th शेड्यूल क्या है, जो शेड्यूल्ड एरियाज है इंडिया के ज्यादातर पार्ट्स में है, ठीक है। यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब की प्रोटेक्शन के लिए जो एस्पेक्ट्स रहेंगे उनको हम देखेंगे। और इसमें क्या रहता है, एरिया। 5th शेड्यूल में जो जगह आ रही कैसा, जो शेड्यूल एरिया इसमें मोर देन 50% ये ट्राइबल पॉपुलेशन रहे, उसको हम कंसिडर करते हैं। 50% से ऊपर ट्राइबल उसमें होना चाहिए, तभी उसको इंक्लूड किया जा सकता है। तो देखिए 6th शेड्यूल किससे रिलेटेड रहेगा, नॉर्थ ईस्ट जो पार्ट है हमारा इंडिया का, वहां पर है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, है ना, वहां पर बात होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाई जा रही है शेड्यूल एरियाज के लिए, ठीक है। तो स्पेसिफिक पहला क्या रहेगा, जगहें कौन सी है, असम, मेघालय, त्रिपुरा में दोनों। 5th और 6th शेड्यूल की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर एक को बोलते हैं हम शेड्यूल एरिया, एक को बोलते हैं हम ट्राइबल एरिया, बेसिक डिस्टिंक्शन, ठीक है। 6th शेड्यूल को हम क्या बुलाएंगे, ट्राइबल एरिया, 5th शेड्यूल को क्या बुलाते हैं, शेड्यूल्ड एरिया। एग्जीक्यूटिव्स की अगर आप पावर की बात करें, तो एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की, तो शेड्यूल एरिया में ये एक्सपैंड करती है। एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम देखेंगे, बस इस चीज में क्या रहता है कि जो 6th शेड्यूल एरिया होता है ना, देखो वहां पर लोग कैसे हैं, ट्राइबल है, उनके अपना कल्चर ट्रेडिशन बहुत लंबे टाइम से चला रहे हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर है, 6th शेड्यूल एरिया के जो लोग हैं उनके पास थोड़ी ज्यादा होगी, ठीक है। और जो 5th शेड्यूल एरिया है, यहाँ पर जो लोग हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट चाहे तो अगर कुछ ऐसे लॉ बनी हुई है, अगर वो चाहे तो एक्सटेंड हो सकती है, अगर वो चाहे तो रोक भी सकता है उसकी एक्सटेंशन। ऐसा क्यों, क्योंकि इन लोग, ताकि इनका एक्सप्लॉयटेशन ना, क्योंकि जनरल पार्लेंस में अगर हम देखें, लोगों को देखें, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, है ना, इन जनरल वो अर्बन एरियाज में जो लोग हैं उनके लिए लॉज बनी होती है, वो ट्राइबल को ध्यान में रख के नहीं बनाई होती ना। तो ऐसा हो सकता है कुछ लॉज ट्राइबल के लिए एक्सप्लॉयटेटिव हो सके, ठीक है। तो उनको प्रेसिडेंट चाहे तो वहां एप्लीकेबल वो नहीं। यहाँ अगर ये 5th शेड्यूल की बात करते हो, तो ये क्या है, एक उसमें ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है, ठीक है। लोगों की जो ट्राइबल्स होंगे उन सबको एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, और 6th में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, रीजनल काउंसिल, जिनकी अपनी एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव और जुडिशियल पावर दी गई है। इसीलिए देखो ज्यादा पावर किसके पास है, 5th के पास कि 6th के पास, अगर 6th शेड्यूल में ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई, ठीक है, वो अपने हिसाब से ज्यादा चीजों को मैनेज कर सकते हैं। तो इन जनरल अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ठीक है, ये डिक्लेरेशन है, तो कोई भी स्टेट एक्सेप्ट ये मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम कहीं भी हो सकते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश है, ट्राइबल कहाँ होंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन जगह पर होंगे। फिर आप डिक्लेरेशन की बात करो, कौन डिक्लेयर करता है, देखो 5th शेड्यूल एरिया जो है ये प्रेसिडेंट के आएंगे, शेड्यूल्ड एरिया जो आएंगे, ठीक है। बढ़ाना है, घटाना है, ये सब चीजें कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट। कंसल्ट किसके साथ करेगा, गवर्नर के साथ, गवर्नर के साथ वो कंसल्ट करके इसको बढ़ा या घटा सकता है। बाकी जैसे 6th शेड्यूल एरिया में आप देखोगे, गवर्नर है जो एम्पावर्ड है कि वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को रीऑर्गेनाइज कर सकता है, बनाना, रीऑर्गेनाइज करना, और यहाँ पर एरिया बढ़ाना और घटाना होगा, ये भी गवर्नर मैनेज कर सकता है। फिर जैसे हम एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करते हैं, तो जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स की एग्जीक्यूटिव पावर इन एरियाज में एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। इवन जैसे हम पंचायत को एक्सटेंड कर, पेशा की हम बात करते हैं, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है, पेशा एक्ट रहेगी। फिर सेंटर है ना, ये स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है इस एरिया में। बाकी जो 6th है, 6th में ट्राइबल एरिया है, इसमें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट होगी, और कहीं ना कहीं ओवरऑल अथॉरिटी किसकी होगी, स्टेट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। यहाँ पर 6th शेड्यूल के अंदर जो पावर है, शक्ति है, स्टेट के पास ज्यादा रहेगी। अगर हम एडवाइजरी काउंसिल की बात करते हैं, तो यहाँ पर 20 मेंबर होते हैं, ठीक है। तो 3/4 जो होंगे वो SC/ST के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर होने चाहिए। लेजिस्लेटिव असेंबली में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग ST से होंगे। यहाँ पर भी काउंसिल रहेगी, यहाँ शेड्यूल एरिया है, और जो प्रेसिडेंट है
वो यहाँ पर डायरेक्ट कर सकता है कि कैसे लोग होने चाहिए, किस तरीके से उनकी इलेक्शन हो या किसको इंक्लूड किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखो क्या है, 6th शेड्यूल में उनके पास आपने लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर्स दी हुई है ना, तो फिर उसकी मैनेजमेंट वहां पर कितनी ऑटोनॉमी देनी है इसका डिसीजन प्रेसिडेंट कर रहा होता है। बाकी जैसे लॉज की एप्लीकेबिलिटी हम देखोगे, कोई भी लॉ हो रही है तो गवर्नर है, गवर्नर डायरेक्ट करेंगे। गवर्नर चाहे तो रेगुलेशन बना सकते हैं गुड गवर्नेंस के, पीस के, कंसल्टेशन के, ट्राइब्स के एडवाइजरी काउंसिल के साथ, ठीक है। और वो चाहे तो कोई भी, जैसे ये पार्लियामेंट की एक्ट है, उसको रिपील कर सकते हैं, मतलब इस एरिया में वो अप्लाई नहीं करेंगे। बट हाँ, इसमें कंसेंट किसकी होती है, प्रेसिडेंट की। तो ओवरऑल प्रेसिडेंट के हाथ में है, प्रेसिडेंट चाहे, प्रेसिडेंट की असेंट है, उसके बेसिस पे कोई लॉ अगर चाहे, नहीं तो ऐसा होता है कि पार्लियामेंट की लॉ पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होती है, लेकिन वही रहेगी यहाँ पर कंसेंट है ना गवर्नर के साथ। अगर हम इस एरिया में देखें तो जो स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट है, ये यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहे हैं प्रोविजन, ठीक है। बाकी इन जनरल 6 शेड्यूल में हम देखेंगे, जैसे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर ऑटोनॉमस काउंसिल होती है, उसके 30 मेंबर होंगे, 4 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, बाकी इलेक्शन के द्वारा होता है। नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने टाइम तक रहेंगे, जब तक गवर्नर चाहे। जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो 5 साल तक रहेंगे। बाकी गवर्नर है, वो चाहे तो इस काउंसिल को जब भी वो डिसॉल्व कर सकता है, उसके पास ज्यादा पावर दी जाती है। तो एक बेसिक डिस्टिंक्शन 5th और 6th शेड्यूल एरियाज के बीच में। यहां पर अगर हम बात करते हैं ट्राइब्स हिमाचल प्रदेश की, मेन जनरल प्रश्न क्या था कि हिमाचल प्रदेश है, क्वेश्चन कहता है differentiate between schedule 5 and schedule 6 areas and enumerate the tribes of Himachal Pradesh। हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन कौन सी ट्राइब्स है। तो इसमें ट्राइब्स अगर हम देखें, अगर इन जनरल देखेंगे, हिमाचल प्रदेश में 55673 स्क्वायर किलोमीटर ज्योग्राफिकल एरिया है, इसमें से कितना एरिया ट्राइबल एरिया में आता है, 23,655 स्क्वायर किलोमीटर, ये शेड्यूल 5 एरिया में होता है। और कहीं ना कहीं 42.49% जो हमारे हिमाचल प्रदेश का एरिया है, ये ट्राइबल एरिया के अंदर आता है। नहीं ऐसी चीजें होती है जो आप लिख रहे हो, ऑब्वियसली लिखना किसके बारे में, ट्राइब के बारे में लिखना है। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो इंट्रोडक्शन किसी भी चीज को ना, अगर बड़ा 20 मार्क का, अदरवाइज छोटा क्वेश्चन था तो हम डायरेक्टली हिट करते हैं। ट्राइब्स पे क्वेश्चन आ रहा है तो हम सीधा सीधा ट्राइब कौन सी है। तो यहाँ पर टोटल एरिया का अगर 42.49% है। बाकी जो टोटल पॉपुलेशन है जो शेड्यूल एरिया में रह रही है वो कितनी है, 1,73,661। इनमें से 1,23,584 ट्राइबल्स, ठीक है। तो 50% से ऊपर है, ये 71.16% है, ठीक है। तो इस एरिया को लाया जा सकता है शेड्यूल एरिया के अंदर। तो यहाँ पर टोटल एसटी पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे तो 68.51%, ये हमारी शेड्यूल एरिया से, अगर हमारा टोटल हिमाचल की एसटी पॉपुलेशन मानते हैं तो वो पॉपुलेशन शेड्यूल एरिया से बाहर रहती है, बाकी आपकी विद इन द शेड्यूल। तो इसका मतलब है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो शेड्यूल ट्राइब्स है वो डिस्पर्स्ड, सिर्फ शेड्यूल एरिया में ही नहीं रह रहे, बाकी शेड्यूल एरिया है ना, ये डिस्पर्स्ड है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, रीजन्स में हिमाचल प्रदेश। तो ट्राइब्स की बात करते हैं, ठीक है। कौन कौन सी ट्राइब्स हिमाचल प्रदेश में रहेंगी, ठीक है। ऑफिशियल लिस्ट अगर हम देखें कौन कौन सी ट्राइब्स है, तो यहाँ पर गद्दी है ना, गद्दी है, गुज्जर है, किदौरा, लाहौला, पंगवाला, इसके अलावा छोटी छोटी ट्राइब्स भी है हिमाचल प्रदेश में, गोट, बेड़ा, जाट, ठीक है ना, खम्पाज, लांबा, स्वांगला, ये जितने भी ट्राइब है ये भी रहेंगे। बाकी हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात कर रहे होते हैं, ज्यादातर ये कहाँ पर रहेंगे, जनरली ये अपर एरियाज रहेंगे, जो मिडिल लेवल है, हिली एरियाज है, अपर एरियाज में, ठीक है ना। जो अर्बन एरियाज नहीं है, रूरल एरियाज, उनको हम ट्राइबल में इंक्लूड करते हैं। तो ये हिमाचल के कुछ लोग हैं, फिर एडजॉइनिंग एरियाज में टाइम टू टाइम प्लेन एरिया के पास शिफ्ट करते रह सकते हैं, जैसे गद्दीज है ना, ठंड होगी तो नीचे की तरफ आ सकते हैं। और इसमें आजकल न्यूज में कौन सी ट्राइब चल रही है, हाटी, ठीक है। एक जनरल क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है हाटी ट्राइब के बारे में, ठीक बन सकता है, क्योंकि अभी है ना इनको एसटी स्टेटस दिया गया है। तो एक तो ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में ट्राइब है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हाटी भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हाटी कौन है, द क्लोज नेट कम्युनिटी है, जिनका नाम कहाँ से आता है, हाट से। ये अपने घर से ना ट्रेडिशन, ये क्या है, होम ग्रोन वेजिटेबल क्रॉप्स, मीट, वुड,
ये चीजें अपनी बेच रहे हैं। कहाँ पर? जो छोटी मार्केट्स होती है, हाट, वहां से ये नाम आता है हाटी। ठीक है, जो हाटी लोग हैं ये आपका जनरली व्हाइट हेडगियर पहनते हैं। सेरेमोनियल ओकेजन कुछ होंगे, सेरेमनी के टाइम पर एक व्हाइट कलर की हैट सिर के ऊपर पहनते हैं। बाकी हाटीज है, इनका होमलैंड ये स्टार्टल थी हिमाचल की। कहाँ पर है? उत्तराखंड बॉर्डर। अगर हम देखें जो गिरी रिवर है ना, गिरी के आसपास के जो रीजन है, तो बेसिकली गिरी का टॉन्स रिवर का है ना, यमुना की ट्रिब्यूटरीज है, सिरमौर से जा रही है गिरी, सिरमौर को दो तरफ डिवाइड करती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर टॉन्स है, ये बॉर्डर आपका दोनों स्टेट्स के बीच में रहेगा। ठीक है, फिर हाटी है, तो ये एरिया अगर देखें तो सिस्क गिरी और ट्रांसगिरी है। तो भी ट्रांसगिरी वाले एरिया के जो लोग हैं उनको, क्योंकि बहुत पिछड़े लोग, ठीक है ना, तो ट्रांसगिरी में हम कंसीडर करते हैं हिमाचल प्रदेश का ये जौनसार बारवा उत्तराखंड का। तो ये सब है ना, एक टाइम पर वो जौनसार बारवा है ना, सेपरेशन इसकी 1814 में हुई थी, तो तब तक जो ये इलाका है जिसमें लोग रहे हैं वो हाटी कम्युनिटी के अंदर आते हैं। छोटा सा बन सकता है कि हाटी के बारे में बताओ। ठीक है, तो ये इसके अंदर दो क्लैंस है अगर हम बात करें हाटी की। ठीक है, फिर ट्रांसगिरी और जौनसा बारवा है ना, ट्रेडिशन देखो सिमिलर ही है, क्योंकि एक टाइम पर ये सारे सिरमौर के अंदर ही रहे, तो इंटर मैरिजेस इनमें आपस में होती रहती है। पर अगर हम समझें इसको ना, ये रिजिड कास्ट सिस्टम यहाँ पर है। इसमें भी कौन कौन सी कास्ट रहेंगे अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, तो ये भाट और खास, भाट और खासियत जो है ये हायर कास्ट में कंसिडर किए जाते हैं, और ना भदोई ये लोअर कास्ट में। तो इंटरकास्ट मैरिजेस जनरली इसमें डिस्करेज अभी तक रही है। अब धीरे धीरे तो देखो टाइम चेंज हो रहा है, तो हाँ स्टार्ट हो गया है, बट स्टिल तो हाटीज है। अगर इनकी बात की जाए कि गवर्न कैसे किए जाते हैं, खुंबली, जैसे खाप हरियाणा की होती है, वैसे इनके जो ग्रुप है, बुजुर्ग लोग जब इकट्ठे होते हैं तो क्या बुलाते हैं उसको? खुंबली। ठीक है, खुंबली में ये लोग बैठते हैं। तो खुंबली की पावर ये अभी तक जैसे चैलेंज रही है, चाहे पंचायती राज आ चुका है, चाहे सरकार है, बट स्टिल गांव में किसकी चलती है? बुजुर्गों की ना, बुजुर्गों की सुनी जाती है, तो वही रहेगा। यहाँ पर साइजेबल प्रेजेंस इनकी अगर देखा जाए, असेंबली सीट सिरमौर की रही, तो इनकी प्रेजेंस उसमें रहती है। अगर सेंसस की बात की जाए 2011 के, तो ट्राइबल पॉपुलेशन इन हिमाचल प्रदेश की 3,92,120, 5.7% ये टोटल पॉपुलेशन है। ठीक है, इसलिए ये स्टेटस की डिमांड है, अभी इन्होंने करी और फिर अभी मिल चुका है। ठीक है, हाथी को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस, पिछड़े हैं डेफिनेटली, ये मच वेटेड डिमांड थी और पूरी हो चुकी है। फिर हिमाचल प्रदेश में और कौन है हमारे? गद्दी है ना, गद्दी किस एरिया में रहेंगे? चंबा है, भरमौर। वही फिर आपको जो जो चीजें समझ आ रही है, ठीक है, इनके बारे में, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि ट्राइब्स को एन्यूमरेट करना है, तो सिंपली क्या करना है, जब एन्यूमरेशन है तो नाम बताओ और थोड़ी सी बात उनके बारे में बताओ, जो भी आपको लगती है, कहाँ रहते हैं, है ना, सबसे ज्यादा डोमिनेंट ट्राइब है, मेनली काम क्या करते हैं, है ना, भेड़ चुगाना, है ना, भेड़ चुगाते हैं। तो यहाँ पर ये रेयरिंग शीप और गोट, जो बुग्याल्स होते हैं, ऊंचे पास्चर्स है वहां पर ले जाते हैं। बाकी अगर देखेंगे हम जनरली वही फाइनेंशियल कंडीशन इनकी अच्छी है, जो सोशो इकोनॉमिक सर्वे में क्या कह रहे थे कि सेमी नोमैडिक ट्राइब, पास्टोरल ट्राइब में इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर है। बाकी जो भी, अब देखो जितना बड़ा क्वेश्चन है उतनी ज्यादा बातें आप लिख सकते हो, पेड़ के बारे में लिख सकते हो, किसको मानते हैं इसके बारे में लिख सकते हो, कहाँ रहते, भरमौर में रहते हैं, नोआला फेयर है, शिव जी को मानते हैं। ठीक है, फिर कस्टम्स, इनके टाइप्स ऑफ मैरिजेस, ये डिपेंड करता है कितना बड़ा क्वेश्चन। और एक चीज है, इधर को डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं गद्दी पे चार मार करके, ठीक है ना, ट्राइब्स के ऊपर, तो डायरेक्ट इनके नाम भी, जैसे जो बड़ी चीजें हैं उन पे पूछे जाते हैं, जैसे गुज्जर है, गुज्जर हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम्स भी होते हैं। ठीक है, ट्रांसमेंस कर रहे हैं, घूमने वाले लोग हैं, ठीक है, अलग अलग जगहों पर हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, कुछ जगहों पर रह रहे हैं। फिर किन्नर है, किन्नर हमारे कहाँ है? किन्नौरा। ठीक है, अभी वही यहाँ पर जब से हॉर्टिकल्चर आया तब से इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, वीविंग, ब्लैक स्मिथ, वुड स्कल्पचर्स। फिर इसमें अब वही जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ज्यादा, फिर वही बर्थ डेथ, ये सब बता दे, किस रीजन में रह रहे हैं, भाजपा के पास रह रहे हैं, कैसे कैसे। ठीक है, ट्रेडिशन, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा, तो जब एन्यूमरेशन बोला है तो सिंपली नाम। फिर लाहौलाज है, लाहौल स्पीति में होते हैं, है ना, इकोनॉमी में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री सब चल रहा है। पंगवाल्स है, ये
पांगी रीजन में रहेंगे, मैं चंबा का पांगी रीजन है, कैसे कनेक्ट होता है, कौन सा पास है, साच पास, ठीक है। तो साच पास, तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन आप थोड़ी थोड़ी दे सकते हैं कि कौन कौन सी ट्राइब हिमाचल प्रदेश के अंदर है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, क्वेश्चन क्या कहता है कि आपसे डिफरेंशिएट करना है, ट्राइब्स को एन्यूमरेट करना है। देखो अगर सिर्फ ट्राइब्स के ऊपर ही 8 मार्कर आ गया तो उस हिसाब से फिर अलग आंसर लिखता है ना, बट यहाँ अभी सिंपली नाम और थोड़ा थोड़ा उसके बारे में, तो नाम सिर्फ नाम ही लिखा तो इतना इफेक्टिव नहीं रहता, तो एक एक लाइन। फिर यहाँ क्या कह रहे हैं, डिस्कस बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड पॉलिसी प्रोग्राम एंड स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, सेंट्रल और स्टेट। इन जनरल जब हम बात करते हैं देखो ना, एक पॉइंट आप हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का भी बना सकते हो कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है जो इन लोगों को मिल रहे हैं। तो पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड ट्राइब्स को क्यों सेफगार्ड किए जा रहे हैं, क्यों इनको प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है, किन एस्पेक्ट से, जैसे एजुकेशन है, जरूरी है, ठीक है, थोड़ा सा बैकवर्ड रहते हैं। फिर इसके अलावा इनजस्टिस ना हो, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। दूसरा, जो कस्टम्स है, इनके फेयर्स है, फेस्टिवल्स है, इनकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि होता है ना बाहर से जो लोग जा रहे हैं, आपने देखा होगा कि क्या प्रॉपर्टी ट्राइबल एरियाज में खरीद सकते हैं आउटसाइडर्स, नहीं, ठीक है, इसीलिए रखा हुआ है ताकि ये अपने जो कस्टम है, ट्रेडिशन है अपनी कम्युनिटीज का, इसको प्रोटेक्ट करके रख सके। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन इसलिए जैसे सीट्स वगैरह, इनको रिजर्वेशन दी जाती है, इवन पब्लिक सर्विसेज में, जॉब्स में रिजर्वेशन है। फिर आपके लेजिस्लेचर स्टेट का, उसके अंदर दिया जाता है इसमें बेनिफिट्स। फिर रिजर्वेशन इन प्रमोशन, तो ये सारे बेनिफिट दिए जा रहे हैं ताकि ये लोग आगे आए, आगे बढ़े, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अलग से नेक्स्ट में डिपार्टमेंट, जैसे एक हमारा नेशनल कमीशन फॉर एसटी, ये अलग से बनाया गया है ताकि सेफगार्ड्स प्रोटेक्ट किए जा सके। इसके अलावा आर्टिकल्स है, नए आर्टिकल 244, फिफ्थ शेड्यूल, फिर हमारा सिक्स शेड्यूल, सिक्स शेड्यूल में एक ग्रांटिंग एड्स होते हैं, अलग से इनके लिए ट्राइबल सब प्लान होता है, ठीक है, इवन सिलेबस में भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, ट्राइबल सब प्लान है। सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन हिमाचल प्रदेश, जब हिमाचल प्रदेश में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिख रहे हो तो हाँ, इनके लिए सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन भी रखा जा रहा है, ग्रांट इन एड दी जाती है शेड्यूल्ड एरियाज के लिए, ठीक है, अलग से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनको पैसा दिया जाता है ताकि इनका वेलफेयर हो सके। बाकी फिर ऐसा होता है, देखो हमेशा ना जब भी आप कोई भी आंसर लिख रहे हो, आप अपने फंडामेंटल राइट सोच, अगर आप ऐसे ना एक पॉइंट आंसर्स में कॉन्स्टिट्यूशन का भी बन जाता है, जैसे अब किस चीज के लिए, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 किन चीजों के लिए रहेगा, है ना, इक्वल राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो जो 15 है तो वहां पर कहीं ना कहीं कास्ट है ना, आप रेस कहाँ से बंदा है उस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है, तो एक इक्वालिटी, इक्वल राइट दिए जाएंगे, डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। फिर 15 कोर्स क्या करता है कि स्पेशल प्रोविजन बनाए जाए प्रोटेक्शन ऑफ एसटी के लिए, अलग से कुछ प्रोविजन है। फिर आर्टिकल 16(3) है, इसमें क्या हो रहा है, जैसे रिजर्वेशन की बात होती है तो प्रोविजन है यहाँ पर रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट, तो अगर कुछ एसटी के लिए हमने रिजर्वेशन की जा सकती है कुछ पोस्ट्स में। फर्दर हम इसको समझे, आर्टिकल 46 है ना, चौका छक्का किसके लिए, एससी एसटी के बेनिफिट्स के लिए। तो यहाँ पर क्या रहेगा, स्पेशल केयर आपकी एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखा जा रहा है शेड्यूल्ड ट्राइब का, प्रोटेक्शन करनी है कि सोशल जस्टिस, इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन इनके साथ ना हो, ठीक है, इसलिए एसटी को प्रोटेक्शन देनी है। फिर आर्टिकल 275 है ना, फर्स्ट इसमें क्या है, ग्रांट इन एड, 275 के अंदर क्या होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से डायरेक्टली ग्रांट इन एड दी जाती है एसटी के वेलफेयर के लिए। जैसे हम बात करते हैं शेड्यूल 6 एरियाज, शेड्यूल 6 एरियाज को डायरेक्टली पैसा जाता है ग्रांट इन एड की फॉर्म में, ठीक है, वो उनके वेलफेयर के लिए जा रहा है। फिर और आर्टिकल जैसे 330, 332, 335, ये किस चीज के लिए है कि एसटी के लिए लोकसभा में, स्टेट असेंबली में सीट्स रिजर्व होंगी। फर्दर आर्टिकल 339, 340, यहाँ पर जैसे सेंटर का जो कंट्रोल है यूनियन का आपकी एसटी के वेलफेयर के लिए, है ना, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं उनके वेलफेयर के लिए चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सेफगार्ड है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटी एक्ट 1989,
शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट आप एट्रॉसिटीज नहीं कर सकते। ये एस्पेक्ट्स है SC/ST के लिए ध्यान में रखे जा सकते हैं। फर्दर क्या बात हो रही है, स्कीम्स, ठीक है, इनके वेलफेयर के लिए SC/ST, यहाँ स्पेसिफिकली ST का प्रश्न है, तो कौन कौन से स्कीम्स और प्रोग्राम्स हमारी सरकार चला रही है। तो अलग से एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ने ये ध्यान रखती है। तो इसमें कौन कौन से प्रोविजन, जैसे प्रधानमंत्री वन धन योजना, ठीक है, स्पेसिफिकली क्या कर रही है, ये मार्केट लिंक कर रहे हैं जो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसमें ट्राइबल एरियाज है, क्लस्टर जैसे बनाएंगे, है ना, ट्राइबल जो प्रोड्यूसर कंपनीज है वो यहाँ पर आएंगी और उनका जो मटेरियल है उसको लेके प्रोक्योर करेंगे, उसको बेचना। फिर इसमें 2018 में स्कीम इंप्लीमेंट की गई थी ट्राइफेड के द्वारा। क्या कोशिश की जा रही है कि जो फॉरेस्ट की वेल्थ है, जो इनको यहाँ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह इकट्ठे किए जा रहे हैं, जिसको हम वन धन भी कहते हैं, तो वन के धन को प्रधानमंत्री वन धन योजना, ये लोग इसे गैदरिंग कर रहे हैं, उसको खरीदा जा सके, उसको फर्दर बेचा जा सके, ताकि इनको वेलफेयर, इनको बेनिफिट मिल सके। तो यहाँ पर प्रोग्राम किस चीज के लिए एम कर रहा है कि लोगों की जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, इतने सालों से ये रह रहे हैं, जो उनके स्किल है वहां पर, जो उन्होंने इनकी, इसको डेवलप किया जाए। और टेक्नोलॉजी, क्योंकि अब आजकल क्या हो गया, IT आ चुकी है, तो IT इनेबल करके हर एक स्टेजेस पे इनको अपग्रेड करके जो ट्राइबल विजडम है, इसको एक वाइबल इकोनॉमिक एक्टिविटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे आपने देखा एक स्कीम मास्टर क्राफ्ट्समैन की, उसमें क्या होता है कि किसी इंसान को, अगर देखो पढ़ने वाली बात है ना, अब एक है जैसे इकात है ना, इकात का काम है, या फिर अब कोई भी साड़ी बना रहा है कोई, है ना, या हाथ से हैंडवर्क, हमारे चंबा रुमाल है, कोई इंसान जिंदगी से चंबा रुमाल बना रहा है, आपने से जितना मर्जी पढ़ा हो, उस बंदे के स्किल के बराबर नहीं हो सकते ना यार। और अब क्या हो रहा है, अब चीजें चेंज हो रही है। पहले क्या होता था कि वो ट्रेडिशन फैमिली में चलता था, ये ना बाप दादाओं के जमाने से कर रहे हैं, आगे भी करते जाएंगे, बचपन से लोगों ने। अब क्या होता है, स्कूल में सीखते हैं, है ना, ITI में, इंजीनियरिंग कॉलेज में आप दे रहे हैं लोगों को बेनिफिट्स, उनको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं चीजों। तो यहाँ पर भी उन्हीं चीजों को उस तरीके का ही जो ट्राइबल विजडम है IT के साथ कनेक्ट करें, जो उनके पास वन धन है, उससे उनको बेनिफिट मिल सके। इसके अलावा वन धन इनिशिएटिव है, ये आपकी कलेक्टिव स्ट्रेंथ, जैसे वाइबिलिटी है इनकी, ला सकते हैं। और इसमें मेन चीज क्या है, ये प्रोपोजिशन, यहाँ ट्राइबल कम्युनिटी क्या करें, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस सेंटर मल्टीपर्पज वन धन विकास केंद्र, वन धन विकास केंद्र बनाया जाएगा। और वही बेच क्या रहे हैं, जो मटेरियल ट्राइबल्स के पास एक होता है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं। फिर एकलव्य मॉडल स्कूल, EMRS की बात हो रही है, अलग से क्या है ना, ये एजुकेशन दी जा सके, क्योंकि इन एरिया पिछड़े एरियाज होते हैं, तो यहाँ पर प्रॉपर एजुकेशन देने के लिए स्कूल बनाने की बात। तो यहाँ पर 2019 में 55 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स करे गए थे, जिसमें 483 नए स्टूडेंट्स लाए गए हैं। तो ये 1998 में स्टार्ट हुआ था और बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है। बजट में हर बार इसके लिए, है ना, 50% शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन जो है, मतलब 20,000 ट्राइबल एरिया, इनको हम हेल्प करना चाह रहे हैं। तो बाय द ईयर 2022 हम चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेशन मिल सके। और इसमें ये भी होता है कि वहां जाके इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करना थोड़ा टफ हो रहा है, तो जो बच्चे हैं उनको रेजिडेंशियल स्कूल में लाया जा सके। दूसरा इशू ये भी नहीं कि कई ट्राइबल तो ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है ना, अब बंजारे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर ऐसे लोगों को एक जगह, मतलब बच्चों को, कि वो एक जगह पर ऐसे गद्दी है कि भाई एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट हो रही है, उनकी ट्रांसफॉर्मेंस जहां जहां पर हो रहा है, उस पे बच्चों को ना एजुकेशन प्रॉपर दी जाए। तो यहाँ पर ग्रांट ना, वही ग्रांट नीड है, इसके थ्रू चलता है। ये मिनिस्ट्री किसके अंदर चल रहा है, ऑटोनोमस सोसाइटी बना रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर, जैसे नवोदय स्कूल होते हैं ना, उसी तरह उसी तर्ज पर इनको ना बनाया जा रहा है। तो नवोदय विद्यालय समिति की तरह ये यहाँ पर एकलव्य मॉडल समिति अलग से बनाई जा रही है। इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले, मिडिल और हाई लेवल एजुकेशन, जितने भी ST है उनको हम देंगे। फर्दर कोर्सेज है, और कैसे कोर्स करा रहे हैं ताकि उनको नौकरियां मिले।
पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर ओवरऑल, ताकि उस एरिया की डेवलपमेंट हो सके, उस सबकी डेवलपमेंट हो सके और एसटी पॉपुलेशन का वेलफेयर हो सके। फिर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इसके लिए सर्वे क्या कहता है कि बहुत सारे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जिनको रिवाइव किया जा चुका है, जिसे अब ये 23 से 49 बना चुके हैं। तो मार्केटिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की और इनके लिए एमएसपी देना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट जनरली देती है, ठीक है। जैसे आपके कुछ भी चावल है, तो कोई भी क्यों दिया जाता है ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस? क्योंकि इंडिविजुअल को फिर श्योरिटी रहेगी, जैसे मान लो मैं कुछ कलेक्ट कर रहा हूँ या मैं कुछ उगा रहा हूँ, तो मिनिमम पैसा तो मेरे को मिलेगा। क्या मतलब जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट है उतना पैसा तो वापस आएगा ही। उसी तरीके से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो कलेक्ट हो रहे हैं, उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक एमएसपी देने की बात, फिर वैल्यू चेन बनानी है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की, जिसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस क्रिएट करना, तो वो सारे एस्पेक्ट्स इसमें भी रहेंगे। यहाँ पर जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज है, 80% जैसे इनका कैश इनकम कहाँ से आती है, कैसे प्रोड्यूस होते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, क्या जंगल से मिलता है, शहद मिलता है, जड़ी बूटियां मिलती है, ठीक है। माइनर कैसे लेटेक्स मिलता है, ठीक है ना। तेंदू लीव्स, बीड़ी मेकिंग इंडस्ट्री में तेंदू लीव्स यूज होती है। तो इस तरीके से फॉरेस्ट में जो चीजें उगाई जा सकती है जिनको यूज किया जा सकता है, और क्या इन्होंने जाके कलेक्ट करना है। और उसमें एक चीज है ना कि फॉरेस्ट को कोई नुकसान थोड़ी हो रहा है ना, फॉरेस्ट को इन जनरल से नुकसान नहीं होता है, इसलिए हम उनके वेलफेयर, अगर हम देखेंगे तो वही है कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर 2013 में लॉन्च हुआ था। सेंट्रल स्कीम क्या कर रही है कि मॉनेटरी रिटर्न लोगों को मिलेंगे। तो करना क्या है इसमें, जब वो कुछ इकट्ठा करते हैं, ठीक है, बस इसको क्या करना है, प्रोसेस करना है। क्योंकि वो तो ले आए, जैसे रॉ मटेरियल मिल गया, मानो लेटेक्स उठा के ले आए, रबड़ उठा के ले आए, अब उस रबड़ को क्या करना पड़ेगा, है ना, प्राइमरी प्रोसेसिंग करना, स्टोर करना, पैकेज करना, ट्रांसपोर्ट करना, बेचना, ये सारी चीजें इसमें हम हेल्प कर सकते हैं। तो स्कीम इसमें फिक्स करना है ना मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ताकि उनको उतना बेनिफिट तो मिले ही मिले, और ये ट्रैफिक के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, इसमें क्या क्या रहेगा, टिम्बर, नॉन टिम्बर चीजें रहेंगी, बैम्बू, केन, पॉटर लीव्स, और इससे कई चीजें बनती भी है ना, जैसे बैम्बू है, उससे फर्नीचर बनाया जा रहा है। ये लोकल जो लोग क्या होते हैं, कोई मिट्टी से कुछ बना रहा है, कोई जो मान लो बैम्बू इकट्ठे कर लिए और बहुत अच्छा फर्नीचर बनता है और बहुत अच्छा सेल होता है। और फिर वही ना, जैसे लोगों की डिमांड होगी, इनको थोड़ा सा स्किल दे दो, फिर उसके बाद पेन बनाए जा रहे हैं। तो उस इस तरह की चीजें भी लाई जा सकती है। बाकी क्या क्या चीजें, जैसे नट्स है, फ्रूट है, हनी, लैक्टस, जो भी चीजें जंगल के अंदर मिल रही है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नहीं सिर्फ सब्सिस्टेंस जीने के लिए भी हो रहा है, कैश इनकम भी हो रही है, ठीक है। और ओवरऑल जो इनका हम कहते हैं ना लिविंग स्टैंडर्ड है, वो इंप्रूव होता है। और इसके लिए क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलप्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट, तो इसको, है ना, इसके अंदर आपको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इंक्लूड कर दिया गया है, ताकि उनका वेलफेयर हो सके। और क्या स्कीम रहेगी, जैसे ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है जो एसटी की वेलफेयर के लिए किए जा रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि मिनिस्ट्री है, ये अराउंड 250 एनजीओ है, इसके अंदर जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे ट्राइबल के वेलफेयर के लिए, उसमें जो भी डेफिशिएंसी उसको पूरा करने के लिए, मान लो एजुकेशनल डेफिशिएंसीज है या, है ना, हेल्थ केयर में इश्यूज आ रहे हैं, तो वहां पर ये पैसे देंगे। तो यहाँ क्या करना है, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स क्यों लाए जा रहे हैं, ताकि देखो पैसा तो जा रहा होता है ना, लीकेजेस कम हो सके। तो आईटी का यूज करना है कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी आए, एफिशिएंसी आए। तो इसके लिए जो भी फंड्स अगर एनजीओ को दिए जा रहे हैं, कैसे दिए जाएंगे, ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि लीकेजेस ना हो सके। फर्दर जैसे एनजीओ है, ये ट्रैक कर सकते हैं स्टेटस उसकी एप्लीकेशन वगैरह का, तो ये सारे एस्पेक्ट्स भी, है ना, इसे ईट मॉडल हम कहते हैं। ये कैसे मॉनिटर करें, ईट मॉड्यूल है इसका ना, क्योंकि कितना फंड उनको दिया गया, पहले तो ये रिकॉग्निशन के लिए, फिर कितना फंड दिया गया, फिर वो जो फंड है उन्होंने यूटिलाइज किया कि नहीं किया, ये सारे एस्पेक्ट्स आपके इसके अंदर कंसीडर किए जा सकते हैं, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव। फिर हेल्थ हेल्थ है, वाटर, लाइवलीहुड, इसके लिए अलग अलग चीजें की जा रही है। जैसे एक आइस स्तूपा, आपने वाटर के लिए सुना होगा, ठीक है, आइस स्तूपा बनाए जा रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, लद्दाख है,
लद्दाख में पानी कम है। होता क्या, देखो ऐसा पानी तो है बट जो ड्राई सीजन, ड्रॉट, गर्मी का सीजन होता है उसमें ग्लेशियर पिघल तो रहा है बट उसे रिवर में जा रहा है, लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है ना। और सर्दियों में गिर, तो उन्होंने क्या कोशिश करी है कि एक जगह पर पानी जहां पर होगा लेक, वहां से पानी को लाया है ना, और फिर जैसे एक पाइप जैसे ऊंची जगह से मैं मान लो पानी ले आऊं और नीचे ले गया और यहाँ पर एक पाइप लगा दी। ठीक है, अब इस पाइप से क्या होगा, जैसे यहाँ से पानी आ रहा है तो ये हाइट ज्यादा है, यहाँ पर ये स्प्रिंकल करता रहेगा, स्प्रिंकल करेगा तो यहाँ पर एक स्तूपा बन जाएगा। आज स्तूपा का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है, जो वो प्रॉब्लम है जैसे ड्रिंकिंग वाटर की और एग्रीकल्चर के लिए, जानवरों के लिए जो पानी चाहिए, तो आइस स्तूपा से, क्योंकि सर्दी में क्या हो रहा है, ये जम जाएगा जैसे वो पानी इधर उधर गिर रहा है, और गर्मियों में धीरे धीरे पिघलेगा, इसको यूज किया जा सकता है। हमारे यहाँ पर आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, और ये सब क्या ट्राइबल एरियाज में हो रहे हैं। वहां पर क्या पानी को थोड़ा स्लो कर देंगे और वो पानी फिर जम जाता है और ग्लेशियर जैसे बन जाता है, तो सर्दियों में वो जमा रहेगा, गर्मियों में धीरे धीरे पिघलेगा और फिर उससे लोकल एरिया में पानी आता रहेगा। ठीक है, इसके अलावा प्रोजेक्ट्स है यहाँ पर, प्राइवेट कंपनीज को भी दिए जा रहे हैं, जैसे शीप रेल, तो एप्रिकॉट, पीज है, इन सब की पैकेजिंग प्रोसेसिंग, मतलब वहां पर जो कॉटन वगैरह बना तो उसको, या जो प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं पैकेजिंग प्रोसेसिंग के लिए गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, प्राइवेट आउटसोर्सिंग कर रही है। इसके अलावा मिनिस्ट्री है, इन्होंने हेल्थ एक्शन प्लान बनाया है, जो भी एक्चुअल में इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ गैप्स है उनको ट्राइबल्स के लिए पूरा करें। फर्दर ये ट्राइबल हीलर्स एंड नॉलेज, देखिए अगर हम इनकी बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली इनके पास बहुत ज्यादा वास्ट नॉलेज है, हीलर्स का जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जो भी इनके पास जो ट्रीट करने के लिए, तो इसमें ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तराखंड में बनाया गया है। ये किस चीज के लिए, जैसे लोगों के पास जो नॉलेज है, ऐसे नहीं होता कि इस पत्ते से ये बीमारी ठीक हो जाती है, तो लोकली बहुत नॉलेज ऐसी है या आयुर्वेदिक जिसमें यूज किया जा सकता है, तो इसको अलग से रिसर्च करना, तो यहाँ पर रिसर्च वर्क किया जा रहा है ट्राइबल मेडिसिन के ऊपर, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और ये TRI इनको क्रिएट किया गया है, ताकि जो ये नॉलेज है इसको फिर प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया जाए, रिसर्च किया जाए, ताकि एक दोनों चीज होते हैं, जैसे नहीं तो कई लोग पैटेंट्स ले रहे होते हैं, और हल्दी का पेटेंट ले रहे थे उस टाइम, जैसे इंडिया ने क्वेश्चन किया था कि है ना मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है इसमें, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज है, बोले हमको पहले से पता हो कब से हल्दी का यूज करा, अचानक से पैटेंट करके फिर मुश्किल हो जाता ना उसको फिर और जगह पर यूज करना, तो फिर उनको पैटेंट के पैसे देने पड़ेंगे, तो हमने क्वेश्चन किया था उस चीज को। तो इसलिए भी अब हम क्या करें, जो हमारी नॉलेज है ट्रेडिशनल नॉलेज, और लोगों को उसका वेलफेयर हो सके, बेनिफिट हो सके, और उसमें क्या होता है जब किसी चीज को प्रॉपरली क्लेम किया जाता है तो फिर उसमें रेम्यूनरेशन आती है। अब जैसे आप ये देखो कि पेजा में चावल मिलते हैं, लाल चावल, है ना, लाल चावल का क्या है कि वो वहां पर जो लोकल स्ट्रीम्स हैं, जो लोकल चश्मा कहते हैं, नेचुरल वाटर, उससे वो मतलब पानी आ रहा है, तो पानी में मिनरल्स होते हैं, जैसे मिनरल वाटर है ना वो एक तरीके से, तो मिनरल वाटर आए जमीन के अंदर से, उससे वो सिंचाई कर रहे हैं, और फिर उस वजह से जो चावल, अब एक बार उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज समझ आ गई तो अब छोटे छोटे पैकेट्स में बिकता है। ठीक है ना, 300 300 400 400 रुपए छोटे छोटे पैकेट्स के, तो वही हो रहा है। तो उस तरीके से अगर रेप्लिकेशन, बाकी से ट्राइबल फॉरेस्ट राइट्स की हम बात करते हैं कि कुछ लोग हैं वो बहुत लंबे टाइम से जंगल में रह रहे हैं, उनको भी कुछ फॉरेस्ट राइट्स होने चाहिए, जैसे 3 जनरेशन से ऊपर रह रहे हैं तो उनका एविक्शन नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, तो यहाँ पर फॉरेस्ट राइट की क्यों बात की जा रही है, इंसान इतने टाइम से जंगल में रह रहा है, और देखो कोई कागज बना के थोड़ी रह रहे होंगे ट्राइबल जंगल में कि ये देखो मेरी प्रॉपर्टी राइट्स यहाँ से यहाँ तक, वहां तो क्या जितना मन किया वो हमारा इलाका, यहाँ पर सब्जी उगा दी, यहाँ पर पेड़ लगा दिए, कुछ कर दिया, स्लैश एंड बर्न, झूम, इनको नहीं रोक पा रहे अभी तक, झूमिंग कल्टीवेशन नॉर्थ ईस्ट में, जगह को साफ किया और वहां पर उगा दी चीजें, फिर जब लगा हो यार अब तो कुछ उग नहीं रहा है, छड्डो नई जगह चलते हैं, बेटर लोकेशन ढूंढते हैं, ठीक है, जहां से व्यू अच्छा होना चाहिए, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए जब हम ट्राइबल फॉरेस्ट राइट्स की बात कर रहे हैं, तो इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है ना, तो यहाँ पर ये ड्राफ्ट है, ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के जो अमेंडमेंट्स पे रहेंगे, तो वहां पर विड्रॉ की गई है कई चीजें, अमेंडमेंट्स में क्या है
क्रिटिसिज्म किस चीज पे हो रहा था, क्योंकि जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स है उनको पावर दी जा रही थी इतनी ज्यादा कि वो शूट कर सकते हैं लोगों को अगर जंगल में, उन्हें तो जैसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं। सबसे प्रोटेक्टेड एरिया कौन से होते हैं, जैसे अगर हम कहेंगे ना कि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए सेंचुरीज है, नेशनल पार्क है, फिर यूनेस्को के मैप है, बायोस्फीयर रिजर्व्स है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स मैप। तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड आपके ये होता है ना, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क प्रोटेक्टेड होता है। नेशनल पार्क्स में तो घास भी नहीं काटने देते, ठीक है, मतलब इंसान को घुसने ही नहीं देते। जो बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व में इंसान जा सकता है, ठीक है, तो उनको प्रोटेक्शन वहां पर थोड़ा, मतलब जैसे जो लोग हैं जो ऑलरेडी रह रहे हैं उनको इकोलॉजी के साथ ही प्रोटेक्ट किया जाता है। फिर और क्या क्या स्कीम्स है हिमाचल प्रदेश में, ठाकुर सेन ने की उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, ठीक है, जो बच्चे आपके सरकारी हिमाचल प्रदेश बोर्ड से पढ़ रहे हैं, है ना, और ट्राइबल कम्युनिटी से, इनको 11,000 रुपए दिए जाते हैं। फिर शेड्यूल कास्ट सब प्लान, ट्राइबल एरिया सब प्लान, ठीक है, इसको बाद में रिन्यू कर दिया था, शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, SCDP, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पर कुछ पैसे स्पेसिफिकली अलग से ईयरमार्क करके रखे जाते हैं बजट के अंदर, ठीक है, इसमें शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसमें अलग से पैसा दे रहे हैं, एलोकेट करें इस बजट को। हमारा अराउंड 25.19% और 9% आपका स्टेट के डेवलपमेंट बजट से इसको दिया जाएगा। स्कीम जैसे हम कह रहे हैं नेशनल, अभी हम क्या बात कर रहे थे, नेशनल लेवल की स्कीम्स, फिर हम क्या बात कर रहे हैं, स्टेट लेवल की स्कीम्स। हिमाचल प्रदेश में क्या क्या चीजें की जा रही है डेवलपमेंट करने के लिए ट्राइबल्स के। फिर ये ट्राइबल डेवलपमेंट फंड, है ना, अलग से ट्राइबल डेवलपमेंट फंड दिया जा रहा है। देखो किन किन चीजों के लिए इसको दिया जाता है, नबार्ड है, नबार्ड सेंक्शन करे से 9 ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अभी, है ना, ये 2020 तक करे थे, तो इसमें ग्रांट्स 14.68 करोड़ दी जा रही है। बहुत सारी फैमिलीज है, देखो क्या क्या चीजें इसमें की जा रही है, जैसे वादी प्रोजेक्ट, छोटे ऑर्चर्ड्स बनाने में हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा डेयरी यूनिट्स, कुछ विलेजेस है वहां पर एरिया थोड़ा सा सोच के कहाँ पर डेयरी यूनिट बनाए जा सकते हैं, और फिर ये लोग यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री तो करते ही हैं, इसके अलावा जैसे प्लांटेशन में हेल्प करना, जैसे मैंगो, किन्नू, लेमन, एप्पल, वॉलनट, पियर, वाइल्ड एप्रिकॉट, तो ये चीजें लोग उगा पाए, ठीक है ना, क्योंकि कैश क्रॉप से वेलफेयर हो सकता है। तो इसमें वादी और डेयरी इनिशिएटिव किए जा रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट, और ये किसके अंडर हो रहा है, नाबार्ड। देखो नाबार्ड सर्वे में देखोगे ना कुछ हर एरिया को कनेक्ट हो जाता है, तो एक पॉइंट नाबार्ड ऐसा है, नाबार्ड भी ऐसी चीज है कि एक पॉइंट तो उसका बन ही जाता है। बाकी जैसे फूड सिक्योरिटी इन ट्राइबल एंड इनएसेसिबल एरिया स्टेट, इसमें क्या की जा रही है, कॉर्पोरेशन में कमेटी बनाई गई है कि जो भी बेसिकली भूखा ना मरे कोई, ठीक है, तो उनके वेलफेयर के लिए क्या क्या कर रहे हैं, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कैरोसिन, LPG, ट्राइबल और इनएसेसिबल एरियाज है वहां पर दिए जा रहे हैं, जहां पर नॉन अवेलेबिलिटी है, ट्रेड वगैरह नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर में जैसे ये सप्लाई किया गया था इसेंशियल कमोडिटीज को, ये ट्राइबल एक्शन प्लान, इसके अंदर इसको रखा जाता है, ठीक है। तो ये सारे एस्पेक्ट है जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। तो इन दी एंड फिर मतलब आप इस चीज में कंक्लूड कर सकते हो कि कैसे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है वो काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट का काम कर रही है, और फिर आप कुछ फैक्ट्स ऐसे बता सकते हैं कि कैसे वेलफेयर हो रहा है, कैसे डेवलपमेंट हो रही है। जैसे रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे में बताया कितने नए स्कूल खोले गए, कितना ट्राइबल डेवलपमेंट सब प्लान में पैसा दिया गया, तो वेलफेयरिस्टिक एस्पेक्ट से हम फाइनल एक कंक्लूजन दे सकते हैं। बेसिक जो भी अभी रिसेंट सर्वे है वहां से फैक्ट्स उठाए जा सकते हैं। ट्राइबल अलग से चैप्टर है, तो सोशल डेवलपमेंट का उसमें SC है, ST है, ठीक है, वेलफेयरिस्टिक स्कीम, बस वही है, सर्वे में जो जो चीजें दी है डायरेक्टली पिक करके आप लगा सकते हो और आंसर कंसोलिडेट हो जाता है, ठीक है। तो ये ट्राइबल के लिए फॉलो